एक्चुअली हम प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर और मेरा नाम उमर इकबाल है। सबसे पहले मुझे प्राइवेट सेक्टर के बारे में यही बोलना है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में हमने किसी डायलिसिस पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं किया है, ये सबसे पहली बात है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हमारे डायलिसिस सेंटर चलाने वाले भी इंसान हैं, वो किसी को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। जो गलत डायमेंशन दिया जा रहा है लोगों में कि नहीं जी डायलिसिस वो नहीं कर रहे हैं उधर या हमें वापस निकाला जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर किसी के पास पेमेंट कुछ है, जो हमारे जो डायलिसिस सेंटर्स हैं ज़्यादा जो डायलिसिस सेंटर या NGOs चलाते हैं, बिकॉज उनके पास जब ज़कात सदकात लोग उनको हेल्प करते हैं तब जाके वो सेंटर्स चलते हैं। अब जब उनके पास पेमेंट ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ना करे कि डायलिसिस पेशेंट फिर सफ़र करेंगे, उससे इसके मुताबिक हमें गवर्नमेंट से भी अपील की है और यहाँ के जो हमारे हायर अथॉरिटी है उनको भी बार बार हमने ये कहा है कि आप मेहरबानी करके इफ़को टोक्यो से ये बात उठाएं, उनसे प्रेशराइज करें। आप देख लीजिए हद इतनी तक है कि वो ऑनरेबल कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, वो उधर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आती है जो लोगों की भला के लिए होती है, अगर किसी के घर को इंश्योरेंस होता है, गाड़ी को इंश्योरेंस होता है, तो गाड़ी वाले आपस में बोलते हैं एक कंपनी दूसरे हमारे पास ही ले आओ, हमारे पास इंश्योरेंस करा, और ये भी उसी तरीके का है। और उधर आप सोच लीजिए कि लाइफ सेविंग का मसला है, ये सबसे पहले हमें किसी की जान बचानी है। इस बारे में अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको प्रेशर करेगी, अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है 2025 तक, जैसे बजाज वाले चला रहे थे, बजाज वालों के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उनके साथ भी एक दो दफ़ा ये रहा अनबन, लेकिन फिर उन्होंने वो क्लियर किया। हम भी चाहते हैं कि इफ़को टोक्यो जल्द अज जल्द इस मसले को रिजॉल्व करें, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट बेचारे सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास जितना मटीरियल था वो हमने खर्च ऑलरेडी किया है, तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर इफ़को टोक्यो के पास बैलेंस है हमारे सेंटरों की, जो इधर सेंटर्स इस वक्त रन कर रहे हैं। और हमारा इस वक्त यही मुतालबा है गवर्नमेंट के साथ कि वो मेहरबानी करके, अगर जेके बैंक के पास CSRs होते हैं या यहाँ के जो अच्छे जो यहाँ की कंपनियां हैं उनके पास CSRs होते हैं, उन CSRों की वजह से वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर वो डायलिसिस सेंटर्स को थोड़ा सा वो अमाउंट डाल दें, ताकि जो गरीब तबका है, बहुत लवेस्ट लोग हैं जिनके पास ये डायलिसिस के पास इस वक्त पैसा नहीं है जाने के लिए, अगर अब कोई देना भी चाहता है पेमेंट, उनके लिए हमने रिलैक्सेशन रखी है। उनके लिए जो मेरे ये डायलिसिस सेंटर्स की एक अलग बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी, उनके साथ मैंने एक गुफ्तगू की तकरीबन 2 घंटे। कुछ नाराज़ भी हुए उनमें से, नहीं हम क्या करें, कहाँ से लाएं, हमारे पास ऑलरेडी हमने ज़मीन गिरवी रखी है। उसके बाद वो डायलिसिस जो उसमें मटीरियल खर्च होता है वो उन्होंने अपने ज़रिए चलाने की कोशिश की ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो। हमारा इसी तरीके से अथरोट है, वो कंटिन्यू काम कर रहा है। हमने उनसे कहा कि आप एक शिफ्ट और बढ़ाइए, और वो एग्री हो गए। सबसे पहले उनके साथ भी थर्ड बैड डिस्कशन हुआ। हमारे दूसरे सेंटर्स हैं जो गरीब गुरबात लोगों को देखते हैं, वो भी एक इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये डायमेंशन देना कि प्राइवेट सेक्टर लूट रहा है या प्राइवेट सेक्टर गलत काम में मुब्तला है, वो पेशेंट्स को वापस निकाल रहा है, वो गलत बात है। कोई पेशेंट वापस नहीं गया है। मैंने अनंतनाग से भी बात की, मैंने बारामुल्ला, बांडीपोरा, सोपोर, शुपियन, क्या कहते हैं इसको, इवन जो हमारे टंगडार से, उड़ी से पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ भी मेरी खुद की गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा नहीं जी हमारा डायलिसिस हो रहा है। वो खाली हमसे ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास ये बैलेंस रहेगा, तो आपके पास ये बैलेंस रहेगा, ये आपको पे करना है। लेकिन डायलिसिस किसी की नहीं रोकी गई, सबसे बड़ी बात वो है। लेकिन अगर अल्लाह न करे उनके पास स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, वो कौन दे देगा? ये तो फिर एक किस्म की गाड़ी है पेट्रोल के बगैर। इसलिए इस वक्त अभी स्टेज 1 ही है ये। अल्लाह ना करे अगर ये फेज़ 2 में चला जाएगा, वो बहुत ख़राबी कर देगा हमारे इन जो डायलिसिस पे इस वक्त हैं। आप देख लीजिए, जब से ये मेहरबानी है प्राइवेट सेक्टर की कि जिन लोगों को हमने मजबूर किया और उनके बाद उन्होंने बैंकों से लोन उठाकर डायलिसिस सेंटर्स डाले। क्योंकि आप आज ये अंदाज़ा लगा सकते हो, जब इंस्टीट्यूट में खाली 6 बेड थे तो उड़ी से पेशेंट्स आता था, कितना टाइम उसको लगता था, अनंतनाग से आता था। ये मेहरबानी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने हर जगह अब ये डायलिसिस खोले। अब रैनावारी में भी हमारे बेड्स लगे, गांधरबल में भी लगे, चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं। ये लोगों में जहन तब्दील करना कि प्राइवेट सेक्टर ने डायलिसिस रोकी है। प्राइवेट सेक्टर डायलिसिस कर रहा है क्योंकि वो भी एक बहसती इंसान है, और कुरान भी है, वलक़द करमना बनी आदम, सबसे पहले हम इंसान
इंसान है, हमें इंसान की तरफ हर एक से रिएक्ट करना है। हम ये अपने LG साहब से भी ये बात कहना चाहते हैं, उनके पास हमारी वफद ऑलरेडी गई और उन्होंने उस वक्त कहा कि शाम तक ही मैं इसका रिजॉल्व करता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके आपका ये मसला हल करता हूँ पेमेंट का। हम यही इसी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आप पेमेंट रिलीज़ कीजिए। यहाँ के जो ये इस वक्त बर्डन चल रहा है डायलिसिस का या सर्जरियों का या बाकी जिसमें ये गोल्डन कार्ड हमारे को ज़रूरत पड़ता था, हमारे हार्ट अटैक्स केसेस बहुत से आते थे जिनका स्टेंट विटेंट डालना पड़ता था या एंजियोग्राफी करनी पड़ती थी, तो गोल्डन कार्ड से वो बड़ा फैज़याब अपने आप को महसूस करते थे, उनको फ्री होता था वो सारा कुछ। ये बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी मोदबाराना अपील रहेगी हमारे LG साहब से, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब से भी, कि वो इसमें डायरेक्टली इंटरवीन करें और यहाँ की अथॉरिटी को आगाह करें ताकि वो इफ़को टोक्यो से ये मसला उठाकर रिजॉल्व करें। पेमेंट्स तकरीबन 6 महीने से, पिछले 6 महीने 1 साल से बंद है। पिछले 6 महीने से हम अपने जेबों से बेयर कर रहे हैं। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को भी हमें फोर्स करना पड़ता है, भाई आप ये करो, क्योंकि जब पूरा खाली ही हो जाएगा, हमारे अकाउंट्स खाली हैं, तो हम कैसे लोगों को बोलेंगे हम आपको ये करेंगे। तकरीबन 6,000 पेशेंट्स इधर हैं। 6,000 को आप बांटिए, फिर हम कितने शिफ्ट चलाते हैं।